Welcome students of class 9th once again and continuing with the same chapter force and motion. Today I am going to teach you about the Newton's three laws of motion. Newton's first law of motion states that every body continues to be in the state of rest or uniform motion in a straight line unless compelled by an external force to change the that state. Or we can say in a easy language, we can say that everybody continues to be in the state of continuous rest or continuous motion, unless or until acted upon by some external force. So इसका कहने का मतलब ये है कि कोई भी बॉडी जो है वो कंटिन्यूस रेस्ट में रहती है या मोशन में रहती है जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। मान के चलिए ये पेन मेरे हाथ के ऊपर रखा हुआ है, ये पेन ओके। अब इस पेन को, ये पेन तब तक नहीं हिलेगा जब तक मैं, ये अपने कॉन्टिन्यूस रेस्ट में रहेगा जब तक मैं इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाऊंगा, ठीक। और अगर कोई मूविंग बॉडी है, मूविंग ऑब्जेक्ट है, वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाएगा। मान के चलिए किसी बैट्समैन ने बॉलर को हिट किया, बॉल को हिट किया, तो बॉल को रोकने के लिए कैच करने वाले या पकड़ने वाले को फोर्स लगाना पड़ेगा उस बॉल को रोकने के लिए। सो ऐसे ही कोई मूविंग ऑब्जेक्ट होता है, उस पर कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाना ही पड़ता है उसको रोकने के लिए। और ऐसे ही अगर कोई स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो उसको मोशन में लाने के लिए भी हमको कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाना ही होगा। ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। अब हम बात करते हैं इफेक्टिव फोर्सेस एंड बैलेंस फोर्सेस। If the resultant of the number of forces acting on a body is not zero, then the forces are called unbalanced forces. कहने का मतलब ये है कि अगर जो है जितने भी नंबर ऑफ फोर्सेस किसी बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, अगर उनका रिजल्टेंट जो है वो रिजल्ट जो है उनका वो जीरो नहीं है, तो फोर्सेस क्या कहलाएंगे, वो अनबैलेंस फोर्सेस कहलाएंगे। मान के चलिए कि एक साइकिलिस्ट जो है अपनी साइकिल को पैडलिंग कर रहा है, उस समय उसके ऊपर साइकिल के ऊपर जो है तीन टाइप के मोशंस काम कर रहे हैं। नंबर एक, द फोर्स विच इज क्रिएटेड बाय पैडलिंग, यानी जो पैडलिंग कर रहा है उसकी वजह से जो फोर्स क्रिएट हो रहा है, नंबर वन। नंबर टू, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो उसको वो सड़क पे से मिल रहा है। नंबर थ्री, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर हम एक्सर्ट होता है जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पीछे की तरफ एक्सर्ट होता है। तो ये तीन फोर्सेस काम कर रहे हैं, लेकिन रिजल्टेंट उसका क्या है? रिजल्टेंट ये है कि साइकिल मूव कर रही है, ठीक, तो वो जीरो नहीं है। तो इस केस में वो जो है अनबैलेंस फोर्सेस है। और इसके तीन जो है जो जो तीन बातें हैं वो क्या है इसमें? अनबैलेंस फोर्सेस में या तो वो स्पीड को इंक्रीज कर देगा, या मे डिक्रीज द स्पीड ऑफ द स्पीड। या तो पैडलिंग कर रहा है तो या तो स्पीड इंक्रीज होगी, पैडलिंग स्टॉप कर देगा वो स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। और मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। अब मान के चलिए कि बॉलर जो है बॉल कर रहा है, चेंज डायरेक्शन का बताता हूँ मैं कि अगर बॉलर बॉल कर रहा है, बैट्समैन केवल जो है उसको अपने बैट से लेकर हल्का सा जो है डायरेक्शन दे देता है, तो उसने कुछ भी नहीं किया, उसने अपने बैट से कोई भी फोर्स नहीं अप्लाई किया बॉल के ऊपर। उसने केवल जो है जो फोर्स के साथ, जिस फोर्स के साथ वो बॉल आ रही थी, उसको हल्का सा एक डायरेक्शन दे दिया, वो डायरेक्शन से वो बॉल निकल के कहीं और चली जाती है। या दो ऑब्जेक्ट आपस में टकराते हैं तो भी वो जो है टकराने के बाद क्या होता है, वो उनका रिजल्टेंट ये होता है कि वो अपने अपने डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है अनबैलेंस फोर्सेस के तीन नतीजे निकलते हैं। एंड दूसरी साइड पे अगर हम बैलेंस फोर्स की बात करें तो इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, अगर जितने भी बॉडी के ऊपर फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो सारे जीरो हैं, तो इसका मतलब हम कहेंगे कि वो फोर्स जो है बैलेंस। मान के चलिए एक जो है आप किसी भारी से बॉक्स को धक्का मार रहे हैं लेकिन वो हिल नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके ऊपर जो है एक तो उसका वेट का, जो उसका वेट बना ऊपर से, जो एक ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो उसका वेट बन रहा है वो, प्लस जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो नीचे काम कर रहा है, क्योंकि
बॉडी में भी नीचे जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं है इतना, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑल्सो वर्किंग। एक जो है हम जो पुश कर रहे हैं वो तीनों के तीनों जीरो हो गए, तो वो जो है बॉडी उसी जगह पे रहेगी। अगर मान के चलिए हमारी पुश ने एक वेट को, जो वेट की वजह से जो उसमें फोर्स बन रहा है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, उन दोनों को ओवरकम कर देगा वो, उन दोनों को ओवरकम कर देगा, यानी उससे ज्यादा बढ़ जाएगा हमारा पुश, तब वो ऑब्जेक्ट उस जगह से हिलेगा। तो इस केस में क्या है, रिजल्टेंट जब फोर्स का जीरो रहता है, सारे फोर्सेस जो बॉडी के ऊपर काम कर रहे हैं वो जीरो रहते हैं, तो वो फोर्स बैलेंस फोर्सेस कहलाते हैं। इसके भी क्या बनता है, नंबर वन इज फोर्स ऑफ पुश, ये मैंने तुमको बता ही दिया। दूसरा फोर्स है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और तीसरा है वेट ऑफ द बॉक्स, और चौथा है फोर्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन दैट बैलेंस द वेट ऑफ द बॉक्स। एक चौथा फोर्स भी काम करता है जो कि बॉक्स के वेट को जो है बैलेंस करता है। ये चारों जब फोर्सेस जो है जीरो हो जाते हैं तो वो बॉक्स स्टेट ऑफ रेस्ट में रहता है। अब हम एडिशन ऑफ फोर्सेस की बात करते हैं। इसमें जो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स काम करता है। ये लॉ क्या स्टेट करता है, if the two forces in magnitude and direction be represented by two adjacent sides of a parallelogram drawn from a point, then the diagonal of the parallelogram shows the direction of the motion. Parallelogram drawn from the same angular point represents in the magnitude and direction the corresponding resultant of the two forces. अब इसको मैं पेपर पे समझाने की कोशिश करता हूँ। मान के चलिए कि ये जो है एक फोर्स, ये कोई पॉइंट ओ है, इस पॉइंट पे हमने जो है फोर्स एक्सर्ट किया, ठीक। एक फोर्स हमने एक्सर्ट किया इस तरफ, ठीक, दिस इज फोर्स क्यू, दिस इज पॉइंट ओ बी, और एक तरफ से फोर्स जो है इस तरफ जा रहा है, दिस इज फोर्स ई, ओके। देन द रिजल्टेंट फोर्स विल बी द डायगोनल, that is R, that is resultant force. So it if we say it becomes a parallelogram. So in this way the forces they work, और यही हमारा जो है पैरेललोग्राम लॉ है। अब हम आते हैं आगे, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस क्या कहता है, द रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस मींस स्प्लिटिंग अप ऑफ अ फोर्स इनटू टू कंपोनेंट्स, यानी कि फोर्स को जो है जब दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। अब हम बात करते हैं, इसमें एक बोर्ड का एग्जांपल दिया गया है कि मान के चलिए एक बोर्ड जो है, इसमें भी ये जो प्लेन है, इसी में डायग्राम में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मान के चलिए ये इस पॉइंट पे ओ पे एक बोट है, ठीक, और मान के चलिए कि उसके ऊपर जो ये नॉर्मल जो है, ये नॉर्मल रिवर के फ्लो की तरफ डायरेक्शन दिखा रहा है, ठीक है, और इस तरफ से हम बोट को पुल कर रहे हैं। मान के चलिए कोई रोप है, तो बोट जो है किस डायरेक्शन में मूव करेगी, जब हम रडर्स चलाएंगे तो बोट जो है इस डायरेक्शन में मूव करेगी। तो दैट इज रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। अब बात करते हैं हम एनर्शिया की। एनर्शिया क्या है, एनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड एनर्शिया ऑफ मोशन। दो टाइप के एनर्शियाज होते हैं, दैट इज एनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड एनर्शिया ऑफ मोशन। ये भी पूरी तरह से न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के ऊपर निर्भर करते हैं। द property by virtue of which a body tends to resist or oppose any change in its state of rest or uniform motion along a straight line is called inertia.
इनर्शिया किसको बोलते हैं कि मान के चलिए कि कोई भी बॉडी अपने कॉन्टिन्यूस स्टेट ऑफ रेस्ट या कॉन्टिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन में ही रहना चाहती है। जब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होता है वो उसको उस फोर्स को मतलब अपोज करती है, ये जो है इनर्शिया कहलाता है। अब इसमें इनर्शिया ऑफ रेस्ट का क्या है? द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट और अपोज एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। यानी जब जो है बॉडी जो है अपोज करती है अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को, मतलब उसके ऊपर जो है कोई कहीं से कोई फोर्स मिल रहा है लेकिन वो जो है अपने स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहना चाहती है, तो वो जो है एनर्जी ऑफ रेस्ट कहलाएगा। मान के चलिए उसके लिए आप सिंपल एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हैं। कार्डबोर्ड लीजिए, कार्डबोर्ड के ऊपर जो है उसको ग्लास के ऊपर रख दीजिए, ग्लास पे रखने के बाद उसके ऊपर एक कॉइन रख दीजिए, ठीक है। और फिर वो कार्डबोर्ड पे आप एकदम से उस पर, जैसे आप कैरम बोर्ड के स्ट्राइकर को स्ट्राइक करते हैं, इस तरह से उस कार्डबोर्ड को जोर से स्ट्राइक कीजिए। होगा क्या कि कार्डबोर्ड निकल के गिर जाएगा और वो जो उसके ऊपर जो कॉइन रखा हुआ था वो ग्लास के अंदर गिर जाएगा, कार्बन निकल के वहां से नीचे से निकल जाएगा। तो मतलब क्या था कि अगर कायदे से, तो कायदे से मतलब जब कार्डबोर्ड को हमने पुश किया है तो सिक्का भी कार्डबोर्ड के साथ निकल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो जो है सिक्का वहीं का वहीं, क्योंकि वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, वो अपोज कर रहा है उस फोर्स को और वो रेस्ट में रहना चाहता है, इसलिए जो है वो सिक्का ग्लास के अंदर गिर जाता है और कार्डबोर्ड निकल के दूर चला जाता है। ये एनर्जी ऑफ रेस्ट का सिंपल एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल है। इसी तरह से एनर्जी ऑफ मोशन है, द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट और अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ मोशन। एनर्जी ऑफ मोशन में भी यही होता है कि अगर कोई चीज मोशन में है और वो जो है उसमें एकदम सडन फोर्स लगता है, तो वो जो है बॉडी जो है मोशन में ही रहना चाहती है, वो रेस्ट में नहीं आना चाहती है। उसका एक एग्जांपल जैसे आपने अक्सर करके देखा होगा कि अगर हम बस के अंदर कहीं खड़े हुए हैं और हम बस के अंदर जो है किसी चीज़ को पकड़ के नहीं खड़े हुए हैं, ऐसे ही बस नॉर्मली अपने अपने ही बॉडी वेट के हिसाब से खड़े हुए हैं और नॉर्मल एक बस जो है एक नॉर्मल स्पीड से चलती चली जा रही है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि हम स्टैंडिंग नॉर्मली, आप एकदम नॉर्मली वहाँ पे स्टैंड करते हैं। लेकिन जैसे ही बस वाला जो है ब्रेक लगाता है तो आप हमेशा आगे की तरफ गिरते हैं। आगे की तरफ क्यों गिरते हैं? क्योंकि अपर पार्ट ऑफ द बॉडी जो है वो एक कॉन्टिन्यूस मोशन में था, लेकिन लेग्स जो है क्योंकि वो जमीन से बॉडी ये बस की जमीन से मतलब फ्लोर से पे टिकी हुई है, तो नीचे की लेग्स तो जो है वो बॉडी मतलब बस के साथ साथ जो है ब्रेक ब्रेक अप्लाई होती है, उसी हिसाब से वो स्टॉप करती हैं, लेग्स तो स्टॉप करती हैं, लेकिन ऊपर वाली बॉडी जो है वो कंटिन्यूस मोशन में रहती है। उसकी वजह से क्या होता है कि हम आगे की तरफ गिरते हैं। और एकदम से मान के चलिए कि आप कहीं एक बस रुकी हुई है और आप खड़े हुए हैं, तो उस समय बॉडी रेस्ट में रहती है, लेकिन जैसे एकदम से झटके से बस चलती है तो आप पीछे की तरफ गिरते हैं। पीछे की तरफ क्यों गिरते हैं? क्योंकि अगर आपने कुछ नहीं पकड़ रखा, क्योंकि उस समय क्या है कि लेग्स तो जो है मोशन में आ जाती है एकदम, लेकिन ऊपर वाला बॉडी का पार्ट जो है वो कंटिन्यूस रेस्ट में रहना चाहता है। ये भी एनर्जी ऑफ रेस्ट का एक एग्जांपल है। तो हम पीछे की तरफ झटका हमको लगता है, और ये क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि ऐसा क्यों होता है, तो आपको यहाँ पे ड्यू टू फर्स्ट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, everybody continues to be in the state of rest or in continuous motion unless or until external force is applied on it. So this rules state the inertia, state of inertia, state of rest or state of inertia of rest or inertia of motion। तो वहाँ पे जो है आप इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं जैसे मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया। अब हम आते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या स्टेट करता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the applied force and change in momentum takes place in the direction in which the force acts। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी, मोमेंटम इसको बोलते हैं जब कभी किसी बॉडी के अंदर मूवमेंट की वजह से, यानी उसका मास और उसके अंदर जो मूवमेंट हो गई है उसकी वजह से जो फोर्स पैदा होता है उसको मोमेंटम कहते हैं। मान के चलिए एक बॉल है, 10 ग्राम की बॉल है, उसको हमने जो है फेंक के मारा, तो उस समय जो है उसके अंदर मोमेंटम पैदा हो जाएगा झटके का। तो जब तक वो कंटिन्यूअस मोशन में है तो 10 ग्राम मल्टीप्लाई बाय दैट फोर्स, जिस फोर्स से वो आगे बढ़ रही है,
तो वो मोमेंटम हो जाएगा उसके अंदर, उसी मोमेंटम से जो है सारा नुकसान पहुंचता है जहाँ भी वो जाके टकराएगी। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज इन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टू द अप्लाइड फोर्स एंड द चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट, यानी कि जो उसके ऊपर अप्लाइड फोर्स है, तो चेंज इन मोमेंटम जो आता है वो उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स को अप्लाई किया है। ठीक है, तो इसमें जो है इक्वेशन बनती है F इज इक्वल टू एम ए, बिकॉज जो हमने फोर्स अप्लाई किया वो एक्सेलरेशन दिया है बॉडी, किसी भी फोर्स को वो हमने एक्सेलरेशन दिया है, तो फोर्स क्या, टोटल फोर्स कितना बनेगा, टोटल फोर्स विल बी टोटल फोर्स विल बी F is equal to ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, सो अब हम जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की अगर बात करेंगे और उसमें जो है उसने टाइम t लिया है, तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी that is final velocity minus mass into initial velocity that is u upon time taken. Okay, it is okay, तो हम अगर इसमें दोनों में से m अगर कॉमन ले लेते हैं तो what it becomes, m हमने बाहर कॉमन ले लिया तो it becomes v minus u upon t, and v minus u upon t is equals to acceleration, so this means m into a, m into a, where a is the acceleration. Okay, so in this way f is equal to ma. ठीक है, इट्स वेरी इजी। अब इसको जो है इसे इसके ऊपर बेस्ड हम हमारे जो है कुछ क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं आपको, तो इसके लॉ के हिसाब से जो है f इज प्रोपोर्शनल टू ma, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के लिए हम ये लगा सकते हैं f इज इक्वल टू k ma। ओके, तो हम k को 1 मानते हैं, तो इसलिए जो है ये बन जाता है f इज इक्वल टू ma। So now this becomes a formula. अब हम आते हैं मास एज intrinsic property of an object. The acceleration produced in the heavier body is less than in the lighter body. ऐसा क्यों होता है, देखिए सीधी सीधी सी बात है, जितना हम फोर्स लगाएंगे, अगर बॉडी हैवी होगी तो हमको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, अगर लाइट बॉडी रहेगी तो हमको ज़्यादा कम फोर्स लगाना पड़ेगा। यही है चीज़ कि इनर्शियल मास की, इसको ही हम इनर्शियल मास कहते हैं, कि कंसेप्ट ऑफ इनर्शियल मास, कि जैसा अगर बॉडी हैवी रहेगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द हैवी बॉडी विल बी लेस इन कंपैरिजन टू द, अगर हमारा फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स सेम है, तो लाइटर बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन ज़्यादा बन जाएगी और हैवियर बॉडी के अंदर जो है वो कम बनेगी। ये सिंपल फंडामेंटल है। ओके, तो इसमें जो है वही रहता है फॉर द कांस्टेंट मासेस, कांस्टेंट मासेस के अंदर जो है F इज इक्वल टू m इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, तो ये हमारा बनता है। इसकी इक्वेशन आप पेज नंबर 31 एंड 32 पे दे सकते हैं। और वेरिएबल मासेस में क्या हो जाएगा, वेरिएबल मासेस में यही फॉर्मूला हो जाएगा, ये अगर यहाँ पे ये मास कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूला बनेगा, और अगर वेरिएबल मासेस रहेंगे तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, v इज इक्वल्स टू डेल्टा m
अपॉन डेल्टा टी। ओके, नाउ यूनिट ऑफ फोर्सेस के बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया गया है कि यूनिट ऑफ फोर्स क्या रहता है, दैट इज वन डाइन। और वन डाइन का इसमें डेफिनेशन दिया, वन डाइन इज द फोर्स विच व्हेन एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 ग्राम प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसी की जो है एसआई यूनिट है न्यूटन। और न्यूटन को कैसे डिफाइन किया जाएगा, 1 न्यूटन इज अ फोर्स विच व्हेन एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम produces an acceleration of 1 meter per second square in it. Now in continuity with that, we just come upon this consistency of the Newton's second law of motion with first law of motion. According to the Newton's second law of motion, F is equal to ma, that we have already proved. Now, अब इसमें क्या होता है कि मान के चलिए कि now in the absence of any external force acting on the body, so that is when F is equal to 0, when F is equal to 0 and F तो ma is also is equal to 0, because F is equal to ma। अगर F 0 है तो m इंटू a भी 0 ही होगा। अब मास तो 0 नहीं रह सकता, मास तो 0 रह नहीं सकता, इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन ही 0 रहेगा। ठीक है, तो इस केस में क्या है कि हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जब फोर्सेस करते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन का, कि अगर मान के चलिए हमारे को दो ग्राफ यहाँ पर मिलते हैं, वो दो ग्राफ किस तरह से हैं वो आप देख लीजिए। फर्स्ट ग्राफ जो है हमारा वो रहेगा ऐसे, यहाँ पे ये फोर्स है और यहाँ पे मास है। ठीक, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, एक्सेलरेशन यहाँ पे ए इज कांस्टेंट। और दूसरा ग्राफ हमारा जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन है और यहाँ पे मास है, तो इसमें हमको एक कर्व मिलता है, यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट है, F इज इक्वल टू कांस्टेंट। These are the two graphs which we get from Newton's second law of motion. अब हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स टू एवरी एक्शन, दिस इज वेरी वेरी कॉमन common law which everybody knows, that to every action there is equal and opposite reaction। हम कोई भी एक्शन करते हैं, ये हमारी ज़ाती ज़िंदगी में भी काफ़ी काम आता है कि हम जैसा भी एक्शन करेंगे हमको वैसा ही रिएक्शन उसका प्राप्त होगा। तो टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मान के चलिए इसके सिंपल एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। व्हेन अ बॉडी एक्सर्ट्स अ फोर्स टू अनदर बॉडी, फोर्स इज कॉल्ड एन एक्शन। जब हम कोई बॉडी जो है दूसरी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करती है तो हम उसको एक्शन कहते हैं। एट द सेम टाइम सेम इंस्टेंट द सेकंड बॉडी आल्सो ऑफर्स एन इक्वल फोर्स, यानी सेकंड बॉडी भी इक्वल फोर्स ही ऑफर करती है टू द फर्स्ट बॉडी। मान के चलिए इसका सिंपल एग्जांपल ये है कि आप एक जोर से थप्पड़ अपना जो है दीवार में मारिए, तो दीवार पे जितना डैमेज होगा उतना ही दर्द आपके भी हाथ में होगा। ठीक है, तो यही है थर्ड लॉ ऑफ मोशन विच इज वेरी कॉमन एंड वेरी ट्रू, इट इज अ फैक्ट रादर। और यही हमारा, मैंने जैसे बताया कि अपने जीवन में भी यही होता है कि हम जैसा दूसरों के साथ व्यवहार करेंगे वैसे ही हमको प्राप्त होगा, जैसे हमारे कर्म होंगे वैसे ही हमारे को फल मिलेगा। तो ये यहाँ पे थर्ड लॉ ऑफ मोशन पूरी तरह से प्रूव्ड होता है लाइफ के अंदर भी और फिजिकल साइंस के अंदर भी। नाउ इसके एग्जांपल सिंपल कौन कौन से हैं, जैसे कि आपने देखा होगा अक्सर करके कि कोई शूटर जब किसी बंदूक से गोली चलाता है, तो जब वो बंदूक से गोली चलाता है तो उस समय उसको ही बैकवर्ड एक जर्क लगता है, बैकवर्ड जर्क लगता है। तो ये सबसे अच्छा एग्जांपल है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। ओके, सो यहाँ पे आपके तीन लॉज ऑफ मोशन खत्म होते हैं। अब हम आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में बात करेंगे।
जो फोर्सेस होते हैं, फोर्स इज दैट एक्सटर्नल एजेंसी, यानी फोर्स होता क्या है, ये एक एक्सटर्नल एजेंसी है, पुल या पुश, विच प्रोड्यूसेस और टेंड्स टू प्रोड्यूस, या तो प्रोड्यूस करती है या टेंड करती है प्रोड्यूस करने के लिए, या और डिस्ट्रॉयज और टेंड्स टू डिस्ट्रॉय, या डिस्ट्रॉय करती है या टेंड्स टू डिस्ट्रॉय मोशन ऑफ मोशन इन अ बॉडी। यानी कि ये फोर्स क्या होता है, एक एक्सटर्नल पुल या पुश होता है जो कि प्रोड्यूस करती है या ट्राई करती है प्रोड्यूस करने के लिए, या डिस्ट्रॉय करती है या ट्राई करती है डिस्ट्रॉय करने के लिए किसी भी मोशन बॉडी के अंदर, एंड इंक्रीज और डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड, या स्पीड को इंक्रीज कर देती है या डिक्रीज कर देती है ऑफ द बॉडी, और चेंज इस डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, या फिर उसके डायरेक्शन को चेंज कर देती है। यानी इसमें तीन चीज़ें आती हैं। नंबर वन, या तो उसकी बॉडी को अगर हम कोई फोर्स लगाते हैं किसी बॉडी पे, या कोई भी और बॉडी किसी बॉडी में फोर्स लगाती है, या तो उसकी स्पीड को इंक्रीज कर देगी, या उसकी स्पीड को डिक्रीज कर देगी, या फिर उसके डायरेक्शन को चेंज कर देगी। सिंपल, हमारे तीन फोर्स के तीन ही रिजल्ट निकलते हैं। अब इसमें जो है दो टाइप के इसकी ब्रांचेस आती हैं, divided into force can be divided into two main branches, that is contact forces and non contact forces. Now contact forces क्या होते हैं? The contact forces which come in play due to the actual contact between the source and the body. जब एक्चुअल कांटेक्ट होता है, मान के चलिए कि मैं किसी बॉल को धक्का दे रहा हूँ, तो एक्चुअली मेरा पाम उस बॉल के कांटेक्ट में आ रहा है, या किसी भी ऑब्जेक्ट में धक्का दे रहा हूँ तो वो दोनों कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो ये कॉन्टैक्ट फोर्सेज हो गए। नॉर्मल रिएक्शन क्या हुआ? व्हेन द बॉडी अप्लाइज अ फोर्स ऑन अनदर बॉडी, द सेकंड बॉडी आल्सो एक्सर्ट्स अ रिएक्शनरी फोर्स व्हिच एक्ट्स नॉर्मली टू द सरफेस ऑफ द सेकंड बॉडी, इट इज नोन एज नॉर्मल रिएक्शन। सो सेकंड जो है नॉर्मल रिएक्शन यही है कि अगर हम किसी फोर्स के ऊपर जो है अप्लाई करते हैं, हम किसी भी जो है कोई भी फोर्स अप्लाई सेकंड बॉडी के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, तो जो फर्स्ट बॉडी है जो फोर्स अप्लाई कर रही है, तो उसके ऊपर भी जो है एक रिएक्शनरी फोर्स होता है। ठीक है, व्हेन अ बुक इज प्लेस्ड ऑन द टेबल एक्सर्ट्स नॉर्मल रिएक्शन ऑन द बुक। ये एक एग्जांपल है कि जब आप एक टेबल के ऊपर बुक रखी हुई है, तो वो भी एक नॉर्मल रिएक्शन बुक के ऊपर मतलब उसके अगेंस्ट में, क्योंकि उसके अंदर वेट है, इट्स वेट इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो इस तरह से जो है एक ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया। फिर इलास्टिक फोर्स हो गया, इलास्टिक फोर्स को आप अच्छी तरह से समझते हैं। फिर एक टेंशन हो गया। टेंशन क्या है? द फोर्स विच कम्स इनटू प्ले इन द सस्पेंशन, इन अ सस्पेंशन स्ट्रिंग इज कॉल्ड टेंशन। जब हम एक स्ट्रिंग के अंदर कुछ बांध के और लटका देते हैं, तो स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन आ जाती है उस वेट की वजह से, ये वो टेंशन फोर्स होता है। फिर आते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। यू आर वेरी मच अवेयर विद दिस फ्रिक्शनल फोर्स। नाउ वी कम टू द एयर रेजिस्टेंस। इस एयर रेजिस्टेंस के बारे में भी आप अच्छी तरह से मालूम है, उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलता हूँ, वो एयर रेजिस्टेंस ही होती है। अब आते हैं हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज के बारे में। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज क्या हो गए? द फोर्सेज विच कम इनटू प्ले विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द बॉडीज। जब कुछ ऐसे फोर्सेज होते हैं जो कि फिजिकल कॉन्टैक्ट में नहीं आते बॉडी के, फिर भी वो फोर्स एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, ड्यू टू सब इंट्रिंसिक करेक्टरिस्टिक। वो इसलिए होता है क्योंकि कुछ उसके इंट्रिंसिक करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। दीज फोर्सेज आर कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज। अब इससे भी सिंपल एग्जांपल क्या है? जैसे कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है किसी बॉडी के कॉन्टैक्ट में नहीं आता है, लेकिन वो है और वो वर्क करता है इफेक्टिवली। दूसरा इलेक्ट्रिकल फोर्स। इलेक्ट्रिकल फोर्स भी किसी बॉडी के कॉन्टैक्ट में नहीं आता है, लेकिन फिर भी काम करता है। तीसरा है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स अपने आप ही पुल कर लेता है किसी भी जो भी जैसे आयरन है, आयरन को मैग्नेटिक फोर्स पुल करता है, या इलेक्ट्रिसिटी को भी डिफ्लेक्ट करता है। तो ये सब चीज़ें जो है ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के अंदर आती हैं। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के अंदर आते हैं। बेसिक फोर्स इन नेचर, जो नेचर के अंदर होते हैं वो बेसिक फोर्सेस वो क्या होते हैं? एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, दूसरा है तो ये भी अब जो है डिपेंड करते हैं कि कैसे कैसे हैं। ग्रेविटेशन फोर्स की बात करें, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, मास डिपेंडेंट बट चेंज इंडिपेंडेंट फोर्स विच ओबेज यूनिवर्सल स्क्वायर लॉ। यानी कि ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है, लेकिन ये जो है पूरी तरह से मास के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा मास रहेगा उतना ज़्यादा ऑब्जेक्ट जो है तेजी से नीचे गिरेगा। जितना हल्का मास रहेगा, एक फेदर है, फेदर को ऊपर से नीचे छोड़ देते हैं
वो धीरे 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 नीचे आता है। लेकिन एक हैवी स्टोन होगा, अगर उसको छोड़ेंगे तो एकदम से झटके से नीचे आएगा, वो बहुत तेजी से नीचे आएगा। तो इसीलिए वो मास डिपेंडेंट होता है, बट चेंज इंडिपेंडेंट फोर्स विच ओबेस इनवर्स स्क्वायर लॉ। और वो इंडिपेंडेंट फोर्स को जो है में चेंज हो जाता है, जो कि इनवर्स स्क्वायर लॉ को वो करता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ तो हो ही गया ना, जैसे कि हल्की बॉडी है तो धीरे धीरे आ रहा है, और हैवी बॉडी है तो तेजी से आ रहा है। इट इज लॉन्ग रेंज, द वीकेस्ट एंड द कंजर्वेटिव सेंट्रल फोर्स। इट इज लॉन्ग रेंज, द वीकेस्ट एंड द कंजर्वेटिव सेंट्रल फोर्स। ये कंजर्वेटिव सेंट्रल फोर्स है, कंजर्व है सेंट्रल फोर्स, ठीक है, वीक भी है और लॉन्ग रेंज भी है। अब इसमें जो है दो फोर्सेज आते हैं। वीक फोर्स क्या है? इट इज अ शॉर्ट रेंज ऑफ 10 to the power 25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। वीक फोर्स क्या है? ये एक शॉर्ट रेंज फोर्स है जो कि 10 to the power 25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है ग्रेविटेशनल फोर्स से। इन द प्रोसेस ऑफ beta decay, this force plays an important role and it explains the interaction between leptons, mesons and baryons। तो इसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि स्ट्रॉन्ग फोर्सेस क्या है। इट इज़ वेरी शॉर्ट रेंज, अट्रैक्टिव, चेंज इंडिपेंडेंट बट स्पिन डिपेंडेंट फोर्स। ये जो है स्पिन डिपेंडेंट फोर्स होता है। इट इज़ अबाउट 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और ये जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर रहता है। एंड इज ऑपरेटिव इन बिटवीन डिफरेंट न्यूक्लियस इनसाइड द न्यूक्लियस। और ये जो है डिफरेंट न्यूक्लियस के अंदर, इनसाइड न्यूक्लियस के अंदर ही जो है डिफरेंट न्यूक्लियस के बीच में रहता है फोर्स, ऑपरेटिव रहता है। तो ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है। अब आते हैं हम इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स। इसके बारे में आप अच्छी तरह से जानती हैं। फिर टेंशन इन द स्ट्रिंग के बारे में भी कुछ ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, वो भी आप अच्छी तरह से समझती ही हैं। द आइडिया ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, reaction force, when a body exerts a force on another body, then the second body will also provide a reactionary force on the first body। ये तुमको पहले मैंने समझा दिया कि जब कोई बॉडी के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई किया जाता है तो वो बॉडी भी एक रिएक्शनरी फोर्स अप्लाई करती है फर्स्ट बॉडी के ऊपर, एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द सेकंड बॉडी। और वो किस तरह से होता है? सेकंड बॉडी के बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो काम करती है। जैसे एक इसमें एक्टिविटी दी है स्प्रिंग बैलेंस की। स्प्रिंग बैलेंस में क्या होता है कि अगर हम बैलेंस करते हैं तो वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही वो फोर्स, बॉडी है उसका फोर्स जो है अपवर्ड हमको दिखाई देता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको पेज नंबर 36 एंड 37 पे कुछ न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, इनको आप सॉल्व कीजिएगा। फिर आते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब दो बॉडीज के बीच में कोलिजन होता है, जब दो बॉडीज के बीच में कोलिजन होता है तो उस समय क्या होता है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे समझाने के बजाय मैं ये चाहूँगा कि आप जो है इसको मैं नोट्स में समझा के भेजूँगा उसको, तो आप नोट्स में से समझ लीजिएगा ठीक से कि क्या होता है। क्योंकि जब कभी दो अलग अलग मास की बॉडीज जब आपस में टकराती हैं तो क्या उसमें होगा, आप बिल्कुल हेड टू हेड कोलिजन होती है तो क्या होता है, जब दो मास की बॉडीज टकराएंगी तो क्या होगा, वो टकरा के बाउंस बैक करेंगी, ठीक है ना। अब बाउंस बैक कौन सी करेगी? जो हल्की बॉडी होगी वो पीछे की तरफ जाएगी, और जो हैवियर बॉडी होगी या तो वो थोड़ी सी रुक जाएगी या स्लो हो जाएगी, लेकिन वो आगे की तरफ बढ़ेगी। लेकिन हल्की वाली बॉडी जो है बाउंस पीछे की तरफ बाउंस करेगी, उसमें माइनस की तरफ फोर्स बढ़ेगा, जबकि इसमें जो है प्लस की तरफ फोर्स ही रहेगा। और अगर जो है इसमें तो ये तो हेड टू हेड कोलिजन की बात रही। अगर मान के चलिए कि हेड टू हेड कोलिजन ना होके अगर पीछे से टक्कर लगती है, किसी गाड़ी में पीछे से टक्कर लगती है तो क्या होगा, दोनों ही बॉडी जो है आगे की तरफ डायरेक्शन में बढ़ना शुरू होगी, ठीक है। हेड टू हेड कोलिजन के अंदर एक बात और होती है कि जब हेड टू हेड कोलिजन इस तरह दोनों बॉडी के मासेस सेम रहते हैं और फोर्सेस भी जबरदस्त रहते हैं, तो क्या होता है वो हमेशा ऊपर की तरफ उठ जाता है। आप देख भी सकते हैं, आप दोनों हाथों को अगर इस तरह से फोर्स अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये उंगलियां ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएंगी। जितना फोर्स बढ़ाते जाएंगे तो ये उंगलियां ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ उठेंगी। तो क्योंकि फोर्स दोनों तरफ बराबर है, दोनों बैलेंस हो रहा है, तो वो क्या होगा, फोर्स कहीं ना कहीं तो निकलना ही है, वो हमेशा ऊपर की तरफ हो जाएगा इस तरह से। जैसे कि अक्सर आपने कहीं न्यूज में सुना होगा या देखा होगा कि दो सामने से चलती हुई गाड़ियां आपस में टकराई तो एकदम से ऊपर की तरफ खड़ी हो जाती है। तो इसको मैं
नोट्स के अंदर अपने आपको समझा के भेज दूंगा। अब आपका कुछ एग्जांपल्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का ही है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप मार्क कर लीजिएगा अपने उसमें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ एग्जांपल जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के यहाँ पे दिए हुए हैं। एक तो रिकॉइलिंग ऑफ द गन, जब बुलेट गन से निकलती है तो वो पीछे की तरफ झटका देती है, ये रिकॉइलिंग ऑफ द गन हो गया। दूसरा है द केस ऑफ हॉस पाइप, व्हेन अ फायरमैन, जब कोई फायरमैन जो है हॉस पाइप से बहुत प्रेशर के साथ जब पानी दे रहा होता है तो उसके हाथ के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, क्योंकि पानी आगे की तरफ निकल रहा है बहुत स्पीड से, बहुत प्रेशर के साथ, तो पीछे की तरफ पाइप भी झटका पीछे की तरफ देता है। और ऐसे ही अगर आप किसी बहुत तेज किसी पंप से कहीं पानी निकल रहा है या सबमर्सिबल पंप से एकदम तेजी से पानी निकलता है, तो उस समय पाइप को देखिएगा, पाइप ऐसे 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 इधर से उधर हिलता है, तो वो जो है ये भी जो है एक्शन एंड रिएक्शन का ही फोर्स है। तीसरा है रॉकेट्स एंड जेट प्लेन्स का, जब जो है ये ऊपर की तरफ उड़ते हैं तो नीचे की तरफ कितना ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करते हैं, तभी नीचे की तरफ फोर्स एक्सर्ट करते हैं तभी वो ऊपर की तरफ उड़ पाते हैं। तो ये सब के सब जो है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के ही एग्जांपल है। यहाँ पे आपका जो है फोर्स एंड मोशन चैप्टर खत्म होता है। इसके कुछ जो है क्वेश्चन आंसर्स आपके दिए हुए हैं, कुछ मैं भी आपको सेंड करूँगा, तो आप ये दोनों सब क्वेश्चन आंसर्स करिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम रहेगी तो आप मुझसे मेरे पास आप सेंड करेंगे व्हाट्सएप में, तो मैं उसको सॉल्व कर दूँगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। हियर वी एंड द सेशन टुडे, एंड स्टे एट होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।